चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। लिमिटेशन एक्ट देख रहे थे कल जेआईजीएल में। बोलिए आपके डाउट्स। सेक्शन 14। सेक्शन 14 में हमने देखा कि अगर कोई पर्टिकुलर कोर्ट में आप जाते हो जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, मतलब वो केस चलाने का राइट नहीं है, जिस पर्टिकुलर केस की बात हो रही है, और वो केस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अगर ऐसा कुछ रीजन होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो लिमिटेशन पीरियड है, जितना भी लिमिटेशन पीरियड आपको मिलना चाहिए वो एक्चुअली पूरा मिलेगा। इन अ सेंस कि कोर्ट की वजह से जो भी टाइम वेस्ट हुआ वो अपने लिमिटेशन पीरियड में से माइनस नहीं होगा। आप कोर्ट में गए, आपने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्यूरिसडिक्शन के बारे में वो आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई ये गलत ज्यूरिसडिक्शन है, आपको दूसरे कोर्ट में जाना चाहिए। तो टाइम पे हो या लेट मत आओ, उधर बैठ जाओ। चलिए ठीक है, एक बार फिर से शुरू करते हैं। लिमिटेशन एक्ट देख रहे थे। सेक्शन नंबर 14 जो आपकी क्वेरी है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की। ज्यूरिसडिक्शन वाले केस में ये होगा कि कोर्ट के पास जो पावर्स हैं केस चलाने के, अगर उसके बियॉन्ड जाके कोई एक्टिविटी होती है तो वो अलाउ नहीं की जाएगी। मतलब जिस कोर्ट के पास जो पावर नहीं है, अगर वो केस वो चलाने जाएगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्ट में गए और उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और फिर भी उन्होंने आपका केस एक्सेप्ट कर लिया, और ये बात 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद पता चली, तो ये जो ड्यूरेशन वेस्ट हुआ कोर्ट की गलती की वजह से, क्या वो आपके लिमिटेशन पीरियड में से माइनस होना चाहिए? नहीं। तो बस सेक्शन 14 यही चीज बोल रहा है कि वो ड्यूरेशन आपके लिमिटेशन पीरियड में से एक्सक्लूडेड माना जाएगा, मतलब वो उसमें काउंट नहीं होगा। क्लियर? देख लो, आपको लैंग्वेज पढ़नी तो फिर से रीड करके देख लो, स्टोरी वही है। ठीक है, कंप्लीट। और कोई पॉइंट में किसी का डाउट अदर देन सेक्शन 14? हाँ, बता देता हूँ। देख लो, सेक्शन 19 में बी पॉइंट, कल भी हमने बात की थी बाद में इसके बारे में, ए और बी पॉइंट के बारे में। ए में मैंने आपको बोला था कि अगर मॉर्गेज वाली सिचुएशन है तो उस प्रीमाइसिस से आने वाला रेंट अगर मैंने आपको दे दिया तो वो इंटरेस्ट के बदले सेटल हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा। डेट का मतलब क्या है? जो लायबिलिटी पहले से एग्जिस्ट करती है, मतलब मैंने आपसे अगर पैसे उधार लिए हैं और वो पैसे मुझे आपको एक डेट के बाद वापस करने हैं, तो फिर दैट इज अ डेट, क्योंकि पैसे उधार लेते ही वो डेट क्रिएट हो गया। लेकिन हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, जो कोई सिविल नेचर का डिस्प्यूट हो सकता है, और ये मैटर कोर्ट में गया, और कोर्ट में आपने कॉम्पनसेशन क्लेम किया कि भाई आपका नुकसान हुआ और उसके आपको पैसे मिलने चाहिए, और वो कॉम्पनसेशन कोर्ट ने ग्रांट किया केस के फैसले में, तो क्या ये अमाउंट पहले से देना बनता था? ऐसा कुछ अग्रीमेंट था हमारे बीच में, या अब कोर्ट ने बोला तो देना पड़ेगा? अब कोर्ट ने बोला तो देना पड़ेगा, तो ये पहले से डेट वाली कैटेगरी में रखेंगे तो सही रहेगा क्या? क्योंकि ये तो अब क्रिएट हुआ ना, पहले तो लायबिलिटी नहीं थी, जो लायबिलिटी अब क्रिएट हुई है उसको पहले से हम किसी डेट वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बी पॉइंट में वो चीज उन्होंने हाईलाइट की। वैसे बोलो, और कोई पॉइंट में डाउट किसी का? डन, कंप्लीट। बाकी सेक्शन जो कल तक बताए थे सारे क्लियर हो गए? चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जो बीच में टॉपिक्स बचे हैं वो देख लेते हैं। एक सेक्शन नंबर 5 है और एक सेक्शन नंबर 12 है। सेक्शन नंबर 5 की बात हो रही है डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। इसमें मैंने आपको बोला कि टाइम एक्सटेंशन मिल सकता है अगर कोई जेन्युइन रीजन की वजह से आप लेट हो गए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में थियरी में उन्होंने वो मीनिंग समझाया और फिर वो पॉइंट क्लियर किया जो मैंने आपको बताया था, नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड और दूसरा जो टाइम एक्सटेंशन वाला मैटर होता है वो। तो जो नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड है अपना, जहाँ पे 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 8 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है, नॉर्मली कोर्ट इस सेक्शन में आपको उसमें रिलीफ नहीं देता है। लेकिन अपील वाला केस हो, 30 डेज, 1 मंथ या 3 मंथ या 6 मंथ ऐसा कुछ है, तो उस सिचुएशन में यूजुअली सेक्शन 5 का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। तो ये दो कंडीशन हमने देखी, लैंग्वेज से देख लेते हैं। Section 5 allows the extension of the prescribed period in certain cases on sufficient cause being shown for the delay. This is known as doctrine of sufficient cause for the condonation of delay, which is embodied in Section 5 of the Act. It provides that any appeal or an application other than application under any of the provisions of the given order
may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. तो इन शॉर्ट बोल दिया कि आप कोई भी अपील या एप्लीकेशन के केस में सेक्शन 5 का यूज कर सकते हो, अदर देन में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड का एक रेफरेंस है, वहां का एक ऑर्डर नंबर 21 है जिसका रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है. हम अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, अगर वो चैप्टर में कवर होगा तो देख लेंगे, अदरवाइज आपको सिर्फ ये नंबर ध्यान रखना है, बाकी डेप्थ में नहीं जा रहे उसमें. उस सिचुएशन में सेक्शन 5 यूज नहीं होता, ये बोलना चाह रहे हैं. बाकी के कोई भी अपील एप्लीकेशन में आप सेक्शन 5 का यूज कर सकते हो. कोर्ट का क्या जजमेंट होगा वो डिपेंड करता है, उनको आपको टाइम एक्सटेंशन देना है कि नहीं देना है, दैट डिपेंड्स. It is clarified by the explanation appended to section 5 that the fact that the appellant or applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be a sufficient cause within the meaning of this section. The court has no power to admit a time barred suit even if there is a sufficient cause for the delay. अब ये टाइम बार्ड सूट क्या होता है, ये वर्ड को आप अंडरलाइन कर लो, मीनिंग मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. टाइम बार्ड सूट का मतलब ये है कि द मेन एसेंस ऑफ द मैटर वाज द टाइम, जो जा चुका है, तो बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, जो टाइम वेस्ट हो चुका है, जो टाइम गया, वो आप कुछ भी करके वापस नहीं ला सकते. तो टाइम बार्ड सूट्स मोस्टली उन केसेस को बोला जाता है जहां पे अब वो डेट या वो तारीख जाने के बाद केस को एक्सेप्ट करके कोई फायदा नहीं होगा, मतलब कोई आउटकम नहीं मिलेगा. डिसीजन दे भी देंगे तो जिसका जो नुकसान हो गया वो हो गया, अब वो चीजें ना आप रिवर्स नहीं कर सकते. तो बेटर है ऐसे केसेस में टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए. तो टाइम बार्ड सूट का मतलब टाइम जा चुका है, अब केस एक्सेप्ट करे, उस पर ट्रायल चलाए, कोई डिसीजन दे, वो डिसीजन का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो इवेंट होना था वो हो गया, ये वैसी बात है. तो उसमें फिर सेक्शन 5 का कोई मीनिंग नहीं है. अपील्स और इट अप्लाइज ओनली टू अपील्स और एप्लीकेशन स्पेसिफाइड देयर इन, वो पॉइंट रिपीट है. इसके बाद वो 3 to 12 ईयर्स वाली कंडीशन जो मैं आपको बता रहा था, और अपील वाले केस में जो 6 months वाली कंडीशन बता रहा था, वो मेंशन की उन्होंने. द रीजन फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 2 सूट इज दैट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अलाउड इन मोस्ट ऑफ द सूट्स एक्सटेंड from 3 to 12 years, whereas in appeals and applications, it does not exceed 6 months. For the applicability of Section 5, the prescribed period should be over. Okay. The term sufficient cause has not been defined in the Act. It depends on the circumstances. However, it must be a cause which is beyond the control of the party. तो ये चीज स्पेसिफाई कर दी यहाँ पे कि सेक्शन 5 जो है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. ये आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब कोर्ट को लगता है कि हाँ ये चीज आपके कंट्रोल के बियॉन्ड थी, जेन्युइनली आपने डिले कर दिया है, तो एक्सटेंशन देंगे, अदरवाइज एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. वैसा है. तो कहीं पे डिफाइन तो किया नहीं कि भाई एग्जैक्टली सफिशिएंट कॉज होता क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, सब्जेक्टिव मैटर हो गया, एंड लेट द कोर्ट डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है. वैसा इट इज द कोर्ट्स डिस्क्रिशन टू एक्सटेंड और नॉट टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन even after the sufficient cause has been shown and the other conditions are also specified. However, the court should exercise its discretion judicially and not arbitrarily. इसका मतलब कोर्ट को अपने पावर्स का जो यूज है जुडिशियली मतलब सोच समझ के करना चाहिए, आर्बिटरीली का मतलब है रैंडमली, बिना सोचे समझे. तो भाई बिना सोचे समझे यूज करे या सोच समझ के यूज करे, क्या करना चाहिए? तो बोला जुडिशियली यूज करो, आर्बिटरीली यूज मत करो, वैसा बोला. आर्बिटरी का मतलब रैंडमली, तो रैंडमली यूज नहीं करना चाहिए, सोच समझ के इस पावर का यूटिलाइजेशन करना चाहिए. Next, what is sufficient cause and what is not may be explained by the following observations. कुछ examples हो सकते हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है, लिस्ट है. सबसे पहला, wrong practice of High Court which misled the appellant or his counsel in not filing the appeal should be regarded as a sufficient cause. इसका मतलब कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने कुछ गलत ऑर्डर दे दिया, आपको गलत प्रोसीजर बता दिया, या आपको ऐसा बोल दिया कि अपील फाइल करने का आपके पास राइट नहीं है, या आपको बोल दिया कि आपके पास टाइम लिमिट ज्यादा है, तो उनके मिसलीड करने की वजह से आपका एक्चुअल अपीलेट पीरियड निकल गया, अपील करने का टाइम चला गया और आपको पता ही नहीं चला कि भाई डेट चली गई. अब ये गलती किसकी वजह से हुई? हाई कोर्ट की वजह से. अगर उन्होंने आपको सही गाइड किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता. तो बात अगर आपको बाद में पता चली तो डेफिनेटली आप इस केस में सफिशिएंट कॉज के डॉक्ट्राइन का यूज करके उनसे उसका बेनिफिट मांग सकते हो और वो आपको मिलेगा. ये एक इंस्टेंस या एक एग्जाम्पल बता दिया, वैसे हो गया. दूसरा पॉइंट, इन सर्टन केसेस मिस्टेक ऑफ द काउंसिल मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन in condonation of delay, but such mistake must be bona fide. ठीक है, bona fide मतलब genuine mistake होनी चाहिए, ये necessary है. Mistake of the counsel may be taken into consideration मतलब आपका जो lawyer है, जो एडवोकेट है, अगर उससे मिस्टेक हो गई है ना, तो हो सकता है कि वो चीज भी एक बार कोर्ट कंसिडर कर ले के चलो ठीक है जेन्युइन मिस्टेक है, पता चल रहा है, कोई बात नहीं, क्लाइंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है. थर्ड पॉइंट भी सेम हो गया, रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय द एडवोकेट. Mistake of law in establishing or exercising the right given by law may be considered as sufficient cause.
Ignorance of law is not an excuse, nor the negligence of the party or the legal advisor constitute a sufficient cause. ये अंडरलाइन कर लेना, ignorance of law is not an excuse. ठीक है, समझ लेते हैं. Ignorance of law is not an excuse का क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि देखो कानून तो है, आपको कानून पता नहीं है ये गलती किसकी है, आपकी. ठीक है, लॉ मेकर सबको बताते फिरेंगे भाई ये कानून है, जो रास्ते में मिल गया उसको पकड़ के कुछ ना कुछ कानून समझा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं. तो आप अगर किसी कंट्री में रह रहे हो या जिस भी जगह पे रह रहे हो, वहाँ के लॉज आपको पता होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी. नहीं पता है ना तो आपकी मिस्टेक है. अब सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो, व्हीकल चला रहे हो, आपने हेलमेट नहीं पहना, पुलिस ने रोका आपको और बोला फाइन लगेगा, हेलमेट नहीं पहना, दिस इज एन ऑफेंस. आपने बोला मुझे नहीं पता था ऐसा होता है, हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, मुझे मालूम नहीं था. तो ये किसकी मिस्टेक हुई? आपकी मिस्टेक हुई. आपको पता होना चाहिए दिस इज मैंडेटरी और आपको हेलमेट पहनना चाहिए था, नहीं पहनोगे तो फाइन पे करना पड़ेगा. अब ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे कानून पता नहीं. तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. अगर आप वो एक्सक्यूज दोगे तो आपको सफिशिएंट कॉज के डॉक्ट्राइन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो जो टाइम निकल गया आपकी गलती से निकला है, देन यू हैव टू बेयर इट. अदरवाइज कोई सिचुएशन है तो टाइम एक्सटेंशन यहाँ पे पॉसिबल रहेगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट देखें. इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ पार्टी और सीरियस इलनेस, हाँ ये सब हो सकता है. अगर ऐसा कोई मैटर है, बीमारी है या और कोई मैटर में आप जेल में हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है. और कोई दूसरा केस चल रहा है जिसमें अपील करने का आपका टाइम चला गया, तो सेक्शन 5 का यूज आप कर सकते हो. टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डिक्री of the judgment necessary to accompany the appeal or application was considered for condoning the delay. इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लो आप डिस्ट्रिक्ट या सेशंस कोर्ट का एग्जांपल ले लो. इनके पास कोई मैटर चल रहा था, केस में उन्होंने फैसला सुना दिया. अब जब फैसला सुनाया तो आप केस हार गए. अब इन्होंने बोला कि अगर अपील करना हो तो 30 डेज के अंदर अंदर आप सीधा हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो. ये एक पॉसिबिलिटी है. अब अगर हाई कोर्ट में अपील करने की बात हो रही है, 30 डेज का टाइम आपको दिया है, तो प्रोसीजर ये बोलता है हाई कोर्ट में जब जाओगे ना तो बोलेगा भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लाओ, हमें पता तो चले क्या ऑर्डर दिया उन्होंने. वर्बली बोलोगे वो तो चलेगा नहीं. इसके ऑर्डर की कॉपी मिलने में कोर्ट ने कुछ टाइम लगा दिया, मान लो 15 दिन लग गए, मतलब 15 डेज तक इन्होंने डिसीजन सुनाने के बाद आपको कॉपी नहीं दी. अब ये किसकी वजह से डिले हो रहा है? कोर्ट की वजह से. तो क्या ये 15 डेज आपके इस लिमिटेशन पीरियड में काउंट होने चाहिए? नहीं. ये समझ आ रहा है? बस ये कंडीशन यहाँ पे बोली. अब मान लो ये तो 15 डेज है, चलो 45 डेज हो गया तो 30 डेज तो गए, आपका लिमिटेशन पीरियड तो पहले ही खत्म हो गया. 45 डेज के बाद जब कॉपी आई, आप कोर्ट में गए, उन्होंने बोला लिमिटेशन पीरियड खत्म. अब ये तो गलत बात हो गई ना. उनका लोअर कोर्ट जब कॉपी नहीं देगा, हम फाइल कैसे करेंगे? तो ये तो ऐसा है कि जानबूझ के डिले करेंगे तो अपील में कोई जा ही नहीं पाएगा. तो इस वजह से अगर डिले हुआ है तो सफिशिएंट कॉज का डॉक्ट्राइन या सेक्शन 5 आप फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बेनिफिट मिल जाएगा. आई बात समझ में? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइल ऑफ द केस टू द स्टेट काउंसिल और पैनल लॉयर इज नो ग्राउंड फॉर कंडोनेशन ऑफ इनऑर्डिनेट डिले. अच्छा, ये मना कर दिया. नॉन अवेलेबिलिटी मतलब फाइल अवेलेबल नहीं है. अच्छा, कोर्ट में ना लॉयर्स कभी कभी बहुत रैंडम एक्सक्यूज देते हैं, लॉयर्स भी, पुलिस भी, और सुन के ऐसा लगता है क्या मजाक कर रहे हो. ऐसा थोड़ी ना होता है. बीच में एक केस आया था, जैसे कुछ है ना, इन्होंने जैसे कोई पैसे मिल गए, इलीगल ब्लैक मनी है ऐसा कुछ है, या फिर कोई ड्रग्स पकड़ लिए तो उसको ना सीज कर लिया. अब ड्रग्स को सीज कर लिया, पैसे सीज कर दिए, तो बाद में वो कोर्ट में प्रेजेंट भी तो करने पड़ेंगे. अब जब कोर्ट में प्रेजेंट करने की बात आई तो पुलिस ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जो स्टोर रूम में हमने ये सब सामान रखा था ना, वहाँ चूहे थे और चूहे सब खा गए, ड्रग्स भी खा गए, पैसे भी खा गए. सोचो. तो ऐसा एक्सक्यूज लेके वो लोग कोर्ट में आते हैं. अब ये पॉसिबल है, हो भी सकता है, लेकिन सुनने में कैसा लगता है कि यार ये तो एकदम मजाक वाली बात हो गई, ऐसे कैसे चूहे खा गए? आप लोगों ने चेक नहीं किया? मतलब स्टोर रूम के अंदर कभी जाते ही नहीं थे देखने, वो चूहे रोज बैठ के ड्रग्स खा रहे थे, आपको पता नहीं चली? ऐसा तो होता नहीं है ना. बट ऐसे एक्सक्यूज देते हैं. अच्छा, फिर जो फाइल होती है ना, जब केस हारने वाले होते हैं तो फाइल देने की बात आती है कोर्ट में, क्या एक्सक्यूज देते? बोले फाइल चोरी हो गई. फिर बोलते वो पानी लीक हो रहा था तो फाइल पूरी खराब हो गई, आग वाग लग गई तो फाइल जल गई. ऐसे सब एक्सक्यूज लेके आते हैं. तो वो सब मैटर में कितनी बार अगर कोर्ट को लगता है कि ये बहाना दिया जा रहा है, तो वो लोग ये टाइम एक्सटेंशन का बेनिफिट ना भी दे. अगर आप डिले करने का रीजन ये बता रहे हो कि फाइल मिल नहीं रही है, खो गई है, तो बोला वो एक्सक्यूज को हम अलाउ नहीं करेंगे. डिस्ट्रॉय होने वाली बात अलग है, बट मिसप्लेस हो गई मतलब क्या? आपके रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए, और मिसप्लेस होने की वजह से अगर आप टाइम एक्सटेंशन मांग रहे हो, डिनाई कर देंगे. तो ये केस में हो चुका है, इसलिए कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन एक आउटकम के फॉर्म में दिया हुआ है. और
8th पॉइंट में ailment of father during which period the defendant was looking after him has been held to be a sufficient and genuine cause. ये समझ में आता है, फिर भी हेल्थ इशू होता है तो अब कभी अपने आप को हेल्थ इशू हो जाए तो पता चलता है हॉस्पिटल के चक्कर कितने लग जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। तो वो सिचुएशन में एक बार कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है कि जेन्युइन रीजन है, बट अदरवाइज बाकी केसेस में उन्होंने डिनाई भी किया वैसा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स थे, इसके अंदर और कोई सेक्शन वाली बात नहीं। चलो सेक्शन 6, 7, 8 तो अपना हो गया, 9 भी हो गया। नेक्स्ट क्या बचा है? 12 वाला। 12 वाला सेक्शन में मैं आपको उसका क्रक्स बता देता हूँ, फिर आप सारे पॉइंट्स में सेम बात हो रही है। और अभी अपन ने इस पर डिस्कशन किया, ये कुछ वैसे ही है जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया ना, समवॉट सिमिलर लाइंस पे मैं पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। क्या है, एक बात मैंने आपको कल ये बोली थी कि लिमिटेशन पीरियड हमेशा इंसिडेंट के नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। ये बात ध्यान में कि आज अगर डिस्प्यूट हुआ, आज ड्यू डेट थी, पैसे नहीं दिए, तो लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? कल से। ये बात भी इन्होंने सेक्शन 12 में क्लैरिफाई की। दूसरे सारे पॉइंट्स इन जनरल यही बोल रहे हैं कि आप अपील करो, एप्लीकेशन करो, पिटिशन फाइल करो, लिटिगेशन फाइल करो। लॉ में ना कैटेगरीज होती है, जो भी आप एप्लीकेशंस करते हो, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, कहीं पे वो लोग पिटिशन फाइल करना, रिट पिटिशन बोलते हैं, तो अलग अलग नाम होते हैं एप्लीकेशंस के। तो हर एप्लीकेशन को एक एग्जाम्पल बना के दिया है, लेकिन मोर और लेस बात यही बोली है कि जो भी टाइम कोर्ट की वजह से या लीगल सिस्टम की वजह से वेस्ट होता है, वो आपके लिमिटेशन पीरियड में से माइनस नहीं होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कोर्ट ने 45 डेज लगा दिए, इसके पहले जो मैंने लिखा था 15 डेज, ये वही कंडीशन है। तो मान लो अगर ये 15 डेज उन्होंने कॉपी देने में लगा दिए, तो आपका ये जो लिमिटेशन पीरियड 30 डेज का है, वो कब से स्टार्ट होगा? इसके अगले दिन से। ये बात समझ आ रही? अब इसमें एक एग्जांपल और फ्रेम कर लेते हैं, कुछ डेट अज्यूम कर लेते हैं। मान लो 1 जून को ना ऑर्डर आ गया, 1 जून को ऑर्डर आ गया, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अब जब तक कॉपी नहीं देंगे आप अपील तो कर नहीं पाओगे। उन्होंने कॉपी दी 15 जून को, आपको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई कॉपी अवेलेबल है, आप इसको लेके जाओ। आप कॉपी लेने गए 25 जून को, ठीक है, और आपके पास लिमिटेशन पीरियड होता है अपील करने का 30 डेज। अब मुझे बताओ आपके वो 30 डेज कब से स्टार्ट होंगे काउंट होने? 15 जून से, 16 जून से, या फिर 25 जून से? 16 जून से। क्योंकि देखो उन्होंने आपको 15 तारीख को इन्फॉर्म कर दिया था कि कॉपी अवेलेबल है, आप अगले दिन ही जाओगे, तो 16 तारीख से तो आपका लिमिटेशन पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो ही जाएगा। अब आप ये 10 दिन तक कॉपी लेने नहीं गए, वो किसकी गलती है? आपकी गलती। तो वो लिमिटेशन पीरियड में तो काउंट होना चाहिए ना। तो आपका लिमिटेशन पीरियड तो यहाँ अगले दिन से ही काउंट होना शुरू हो जाएगा। आप 25 को जाओ, 30 को जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी गलती है। तो फिर आप बोलोगे नहीं मैं तो 25 को लेने आया ना। अरे भाई आप तो 4 महीने तक लेने नहीं आते, तो क्या अपील का टाइम आपको अनलिमिटेड दे देंगे? तो 30 डेज जहाँ से स्टार्ट होने हो तो स्टार्ट हो ही जाएंगे। भाई हमारा डिले ये 15 दिन का है, बाकी की चीज़ों से हमें मतलब नहीं। डन, समझ आए यहाँ तक? बस तो ये कंडीशन है इसमें बोलिए सेक्शन 12 में। अब आप एक बार लैंग्वेज घर पे पढ़ना, उसकी कंफ्यूजन होगा तो पॉइंट वाइज वापस डिस्कस करेंगे। एक बार मैंने आपको क्रक्स बता दिया, कुछ चीजें मैं इंटेंशनली आपको रीड करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ मैं लाइन टू लाइन यहीं पहले बोल के समझा दूंगा, तो घर जाके ना आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे कोई भी टॉपिक में, बोले ये तो बताया था, ये तो सब हो गया। थोड़ा इंटरप्रिटेशन एटलीस्ट हर चैप्टर में 5-10% टॉपिक्स में आपको खुद करके देखना चाहिए। नहीं आएगा तो अगले दिन वापस वर्ड टू वर्ड अपने डिस्कस कर लेंगे, इससे ना वो इंटरप्रिटेशन आपका इंप्रूव होगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होती है पता है, क्वेश्चन पेपर में जब केस के फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। अब मैं आपको बता दूं ना कि इसमें ये पॉइंट लिखना है, तो आपको आंसर पता है, बट जब क्वेश्चन ही लिंक नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? आई बात समझ में? क्लियर हुआ? बस तो ये था सेक्शन नंबर 12, और इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट है। लास्ट में वो कुछ लिस्ट दे रखी है क्लासिफिकेशन वाली, उसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। कौन से केस में 12 ईयर्स का लिमिटेशन है, कौन से में 3 ईयर्स का, वैसे भी लर्न नहीं करना है, दैट इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। ठीक है, तो इसके साथ लिमिटेशन एक्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट।